वेलकम दोस्तों, दिस इज़ अनंत मिश्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। प्री बोर्ड आप लोगों का होने वाला है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेट 7 मार्क्स 7 नंबर के क्वेश्चन आपको जो है इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि हम लोग किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलिए। बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि विच मेक लिविंग मैटर एंड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भैया? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भैया, ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये आपका डेफिनेशन हो गया, जिसे हम लोग जिसे कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। बायोमॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेक्स लिविंग मैटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो कोई पूछता है, सिंपल बता देना भैया बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई पूछेगा एग्जांपल भी बताइए, तो एग्जांपल आप बता सकते हैं प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया? बायोमॉलिक्यूल के एग्जांपल है। या फिर न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए, आरएनए, ये सब किसका एग्जांपल है भैया? बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, आई होप बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट को भैया एक्सप्लेन किया गया है दो तरीके से। एक तो है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक क्या है भैया? ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब पुराने टाइम पे कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया गया था। तो पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है भैया? हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन है। क्या है? क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है भैया? कार्बन के हाइड्रेट्स को कहा गया कार्बोहाइड्रेट। और एक जनरल फार्मूला बनाया गया CxH2OY। ये क्या है भैया? जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला CxH2OY। तो ये क्या हो गया भैया? कार्बन का हाइड्रेट। क्या? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब ये रहा कार्बन, और हाइड्रेट मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो फार्मूला बनाया गया ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि CxH2OY। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे जो है वैल्यू पुट करके जो है बनाया गया ढेर सारा फार्मूला। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। क्या फार्मूला है भैया?
C6H12O6। ठीक है, ये आप सभी लोगों को फार्मूला पता है। तो ज़रा आप चेक करके देखते हैं इस फार्मूले पे क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। कार्बन, और याद रखिएगा जो एक्स वाई लेना है वो हमेशा सेम लेना है। तो कार्बन हो गया 6H2O और वाई भी क्या हो गया 6। ज़रा थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। कार्बन 6, हाइड्रोजन आपका हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 6। तो ये फार्मूला जो है ग्लूकोज के लिए तो अप्लीकेबल हो गया। ठीक है भैया, किसके लिए अप्लीकेबल हो गया? ग्लूकोज के लिए अप्लीकेबल हो गया, फ्रक्टोज के लिए अप्लीकेबल हो गया। लेकिन फिर बाद में कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स मिले जिन पे ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पाया। ठीक है, जिन पे ये फार्मूला जो है भैया अप्लीकेबल नहीं हो पाया, तो उसका अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब x 2 ले लिया गया और y भी 2 ले लिया गया और फार्मूला अप्लाई किया गया, तो C2H2O और y भी 2 है। तो थोड़ा ब्रेक कीजिए, तो C2H4O2 एक्चुअल में क्या है भैया CS3COOH है। क्या है भैया CS3COOH। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया भैया, सबको पता है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि कोई कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट था भैया, ये ज़्यादा समय तक अप्लीकेबल नहीं रहा, मतलब ज़्यादा कंपाउंड्स पे अप्लीकेबल नहीं रहा। तो ये भैया इसका हो गया फेलियर। और ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दे दिया है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, शुगर, इन सब पे भैया ये फार्मूला अप्लीकेबल हो पाया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मॉडर्न डेफिनीशन है, मॉडर्न डेफिनीशन तो क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, साथ साथ लिखते चलिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या है भैया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं भैया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कह सकते हैं भैया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, और कंपाउंड विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर डेफिनीशन हो गया है किसका भैया, कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है भैया, कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगे कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फिर दूसरा वर्ड है पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा भैया, OH ग्रुप क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए कहा गया पॉलीहाइड्रोक्सी। और क्या उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हों, और एल्डिहाइड भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, या फिर कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें कहा गया कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है भैया, ग्लूकोज, या दूसरा एग्जाम्पल क्या है भैया, फ्रक्टोज। क्या है भैया, फ्रक्टोज। तो जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, एल्डिहाइड है। और नहीं पता है समझ जाइए, अभी आगे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है भैया, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। ठीक, तो ये भैया आपके एग्जाम्पल हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो डेफिनीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। डेफिनीशन में मेन वर्ड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड को भी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जो इस तरीके का कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे इस तरीके का
कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल बता दिया गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सुक्रोज, ये सब जितना आप सुनते हैं किसका एग्जाम्पल है भैया? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। आई होप कार्बोहाइड्रेट अच्छे समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आगे चला जाए, ऑप्टिकली एक्टिव समझा दिया जाए। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं भैया? ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भैया? कायरल कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब हुआ कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। या फिर दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे भैया? रोटेट कर दे। क्या कर दे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो इसको भी अब बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। किस तरीके से भैया? 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो जो पहला तरीका है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। किसके अकॉर्डिंग भैया? हाइड्रोलिसिस। पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग जो है कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे भैया मोनोसैकराइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? मोनोसैकराइड्स। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया ऑलिगोसैकराइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑलिगोसैकराइड्स। ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भैया पॉलीसैकराइड्स। क्या पढ़ेंगे? पॉलीसैकराइड्स। तो ये 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मोनोसैकराइड्स क्या होता है। तो मोनोसैकराइड्स एक्चुअल में ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम लोग और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। कह सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो वो क्या है भैया? मोनोसैकराइड्स है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज करके और छोटा यूनिट नहीं बना सकते तो उन्हें कहा जाता है मोनोसैकराइड्स। डेफिनेशन ले लीजिए, एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आएगा। तो डेफिनेशन क्या होगा भैया? दे आर सिंपलेस्ट, सबसे छोटा, इससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है भैया, जिनका और फर्दर आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कहा गया मोनोसैकराइड्स। एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, राइबोज हो गया, ETC। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? मोनोसैकराइड्स यूनिट के हैं। मतलब इनको अब आप और ज़्यादा हाइड्रोलिसिस करके इससे भी छोटा यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, यही सिंपलेस्ट है। तो इसे कहा गया भैया मोनोसैकराइड्स। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलें भैया, चलिए दूसरा भैया हम लोग देखते हैं ऑलिगोसैकराइड्स। क्या देखते हैं? डालिए हेडिंग ऑलिगोसैकराइड्स। ऑलिगोसैकराइड्स। अब ऑलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं भैया? ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर सुनिए, ऑलिगोसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है?
2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। क्या कहते हैं भैया? ऑलिगोसेक्राइड्स। तो डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। मोनोसेक्राइड्स यूनिट कहिए, मॉलिक्यूल कहिए, सब सही, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे तो उन्हें कहा जाता है ऑलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भी आगे डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, देख ही लेते हैं। जैसा क्या है भैया, नाम ही पता चला, डाइसेक्राइड्स मतलब इनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा भैया? डाइसेक्राइड्स का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल C12H22O11। ये क्या है भैया? सुक्रोज का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? सुक्रोज का। तो भैया जब इसका हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर सबको पता है क्या मिलता है भैया? ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है भैया? फ्रक्टोज। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया भैया? डाइसेक्राइड्स का ही एग्जाम्पल हो गया। क्या भैया? सुक्रोज, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे माल्टोज हो गया। तो माल्टोज में क्या होता है भैया? 2 यूनिट मिलता है हमें ग्लूकोज का। क्या मिलता है? 2 यूनिट मिलता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो याद रहेगा। ऑलिगोसेक्राइड्स समझ में आया भैया? ऑलिगोसेक्राइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें कहा जाता है ऑलिगोसेक्राइड्स। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छी बात। तीसरा क्लासिफिकेशन था भैया पॉलीसेक्राइड्स। क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। तो इसमें क्या होता है? ये ऐसे हाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे भैया हमें क्या होता है? ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। तो डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव large number of monosaccharides unit। मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल कहिए, यूनिट कहिए, सभी की, ठीक है। एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा भैया? स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, गम हो गया, ETC, सेलुलोज, स्टार्च, गम। तो ये सब भैया किसका एग्जाम्पल है भैया? पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा। पॉलीसेक्राइड्स में क्या होंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे भैया क्या करने पे? हाइड्रोलिसिस करने पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लगभग 20, 50, 100 ऐसे इतने सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, गम, ETC, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।